गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जलवायु प्रदेशों में जो अगला जलवायु प्रदेश है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, इस पे चर्चा करेंगे कि सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु नाम कैसे पड़ा है और ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ी इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है और जो इसका क्षेत्रीय विस्तार है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस जलवायु का विस्तार 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ के मध्य पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में छोटे से क्षेत्र में यह पाई जाती है। यहाँ भी ये 40 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ, यानी कि 40 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब आते हैं कि ये धरातल पर कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इस जलवायु का नाम ही है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इस जलवायु प्रदेश का नामकरण यहां पर एक नदी पाई जाती है, यहां पर सेंट लॉरेंस नदी, और यह नदी कनाडा के दक्षिण पूर्व और यूएस से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश का सबसे विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है या अस्पष्ट क्षेत्र पाया जाता है। उसी कारण इस प्रकार की जलवायु को सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अब सेंट लॉरेंस नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है कनाडा की और यूएसए की। ये थोड़ी सी इस कनाडा यूएस की सीमा भी बनाती है। और जो ये ग्रेट लेक्स हैं या जिनको फिंगर लेक्स कहते हैं, जिसमें सुपीरियर है, ह्यूरन है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है, ये इन झीलों का पानी इसी सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से प्रवाहित होता है। ठीक है, या कहा जाए कि इन झीलों में जो आंतरिक परिवहन है वो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ही होता है। तो एक इसकी विशेषता है कि सेंट लॉरेंस नदी ये ग्रेट जो लेक्स हैं इनसे जल का प्रवाह करती है या आंतरिक जल मार्ग का ये विस्तृत एक माध्यम उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्षेत्र जो है, जो कनाडा का ओंटारियो क्षेत्र है, क्यूबेक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी है, और जो यूएस का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहते हैं। न्यू इंग्लैंड का मतलब कि जो यूएसए का उत्तर पूर्व वाला भाग है, यहां पर इस जलवायु का विस्तृत क्षेत्र या विस्तृत रूप से यह जलवायु पाई जाती है। तो पहला क्षेत्र तो ये हो गया जिसको हम लोग कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी के आसपास का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र हो गया जो चीन का ये क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं मंचूरिया क्षेत्र, और साथ में ये वाला क्षेत्र रशिया का दक्षिण पूर्व वाला भाग जो है यहां पर। ठीक है, हम लोग चीन तुल्य जलवायु में भी मंचूरिया को देखे थे। तो मंचूरिया का जो उत्तरी भाग है उसमें सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये भाग भी हो गया। कुछ हद तक उत्तरी कोरिया का भी क्षेत्र है, जापान का उत्तरी भाग भी है जो होकाइडो द्वीप है उसका। फिर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में थोड़ी सी यह जलवायु प्रदेश यहाँ पर विस्तृत है, जिसमें चिली के दक्षिणी भाग और अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में यह फैली हुई है, और कुछ हद तक थोड़ी सी परिवर्तित रूप में यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में भी पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि चीन तुल्य जलवायु से बहुत सटा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं कहीं एक दूसरे को थोड़ा बहुत ओवरलैप करती हैं, तो इससे कन्फ्यूजन में नहीं आना है। अब हम देखते हैं कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार एक तो यूएस और कनाडा में यहाँ पर है, दूसरा दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में है, तीसरा ये एशिया के भाग में जिसमें कहा जाता है कि चाइना के उत्तर पूर्व भाग में, मंचूरिया के उत्तरी भाग में, उत्तर कोरिया के उत्तरी भाग में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में थोड़ी सी यह जलवायु पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार इसका क्षेत्रीय विस्तार हम लोगों ने देख लिया, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ठीक है, अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तापमान संबंधित विशेषता क्या है यहाँ की। तापमान संबंधी विशेषता देखी जाए तो ये क्षेत्र जो है वर्ष में कुछ समय हिमाच्छादित होता है और वर्ष में कुछ क्षेत्र की हिम से मुक्त होता है। तो यहां पर जो ग्रीष्म काल की औसत तापमान है, यहां पर
ग्रीष्मकाल का औसत तापमान है वो लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, या 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है ग्रीष्मकाल का तापमान, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। और शीतकाल में यहां पर तापमान है यह लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, लेकिन शीतकाल में अधिकांश जगहों पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए, हाँ, इस जलवायु प्रदेश की एक खास विशेषता है कि यहां पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक नहीं होता है। दैनिक तापांतर की मात्रा बहुत कम होती है, 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये स्थान स्थान पर डिफर करता है, बट दैनिक तापांतर की मात्रा कम होती है, जबकि वार्षिक तापमान की मात्रा लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है, जो औसत है। लेकिन यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत है, कहीं कहीं यही वार्षिक तापांतर 30 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि ये किस जगह पे नापा गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो जलवायु प्रदेश है इसको हम लोगों ने देखा कि ये समुद्र तटीय भागों में है, समुद्र तटीय भागों में है, लेकिन यहां पर समुद्र का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता है, ठीक है। तो यहां पर तापमान ग्रीष्मकाल में लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि शीतकाल में 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। दैनिक तापांतर की अपेक्षा वार्षिक तापांतर अधिक होता है। तो ये तापमान संबंधित विशेषताएं जान ली हम लोग। शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यह सामान्य रूप से हिमांक से यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। अब हम आते हैं वार्षिक वर्षा की क्या मात्रा है यहां पर। तो यह क्षेत्र वर्षा की दृष्टि से बहुत विविधता वाला है। वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वो सामान्य रूप से 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है कि जो समुद्र तटीय भाग है यहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, लेकिन जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है, या महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो चीज है, जो स्थान है, वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। तो जो तटवर्ती भाग है वहां पर, या जो तटीय भाग है वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, लेकिन जो आंतरिक भाग हैं या महाद्वीपों की तरफ भाग हैं वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहां पर वर्षा मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की होती है। यहां पर वर्षा मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की होती है। अब मैप में देखेंगे तो जो क्षेत्र है ये लगभग जो क्षेत्र है वो शीत या ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव में रहता है ये क्षेत्र। तो यहां पर शीत ऋतु में तटवर्ती भागों में अच्छा खासा कोहरा पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर जो ये जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु के तटवर्ती क्षेत्र या जो महासागरीय क्षेत्र हैं, वो मत्स्य पालन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मत्स्य पालन के अधिकांश क्षेत्र हैं वो इसी जलवायु प्रदेश के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो वार्षिक वर्षा की मात्रा हम लोगों ने देख ली कि वार्षिक वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन इसमें भी पर्याप्त विभिन्नता है। यहां पर जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल में होती है। जो वर्षा है वो ग्रीष्मकाल में होती है। शीतकाल में वर्षा हिमपात के रूप में होती है, जिसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो मुख्यतः वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, शीतकाल में हिमपात के रूप में होती है। और यहां पर वर्षा सामान्य रूप से देखा जाए तो वर्ष भर होती है। हालांकि वर्षा की मात्रा कम होती है, लेकिन वर्षा वर्ष भर होती रहती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा वर्ष भर होती है। हम लोगों ने इसके पहले देखा भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में, वहां पर भी वार्षिक वर्षा वर्ष भर होती है। फिर हम लोग देखा था पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, वहां पर भी वार्षिक वर्षा वर्ष भर होती है। और तीसरी ये सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु भी है, यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा वर्ष भर होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में सापेक्षतः वर्षा ज्यादा अधिक होती है, जबकि शीतकाल में कम होती है। तो ये वर्षा के रूप में हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं वनस्पति यहां की क्या है। वनस्पति क्या है? तो जाहिर सी बात है कि जो भाग तटवर्ती या समुद्र तटीय भाग है वहां पे वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक है, तो वहां पर सदाबहार
प्रकार की वनस्पतियां या वृक्ष पाए जाते हैं। और जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो क्षेत्र है, यानी कि महाद्वीपों की तरफ जो भाग है, वहां पर लगभग पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है। और आंतरिक भागों में जाया जाए तो वहां पर शीतोष्ण घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास क्या होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे वृक्ष सदाबहार से पर्णपाती तरफ की बढ़ते जाते हैं। और जो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु है, इसके और इससे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कोणधारी वन पाए जाते हैं, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये वनस्पतियां हैं। जाहिर सी बात है कि जिन भागों में ये पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को छोड़ दिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो सेंट लॉरेंस का क्षेत्र है, यह बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक रूप से विकसित है। यहाँ पर जो आर्थिक विकास है, औद्योगिकरण बहुत अधिक हुआ है, तो इस प्रकार की वनस्पतियों का बड़े पैमाने पर कटाव किया गया। और खासकर देखा गया है कि सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु में कनाडा में और यूएस में लुगदी उद्योग, जो कागज बनाने के लिए पल्प होता है, उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। मंचूरिया में, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कागज उद्योग का विकास नहीं हुआ है मंचूरिया में, लेकिन ये भी अपने प्राकृतिक रूप में वनस्पति बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुकी है। एग्रीकल्चरल लैंड का विस्तार किया गया है, जिससे मानव का यहाँ पर बहुत अधिक इंटरफेरेंस रहा है और ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि सेंट लॉरेंस तुल्य का विस्तार कहाँ है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। एक बार हम लोग के मन में सवाल आता है कि अब एग्जाम आ रहा है, तो ज्योग्राफी से किस टॉपिक पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करें या किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा हम पढ़ें, क्या टॉपिक हमें ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दिन कि किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत बड़ा सिलेबस है या बहुत सिलेबस लेंदी है, तो कहाँ कहाँ हमें फोकस हो जाना चाहिए। आई थिंक मैं इस पर डिस्कस कर लूँगा और इस पर बहुत ध्यान से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वो बहुत फ़ायदा होगा उससे, और आगे आने वाले एग्जाम में उससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर किसी और जलवायु प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।